जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पता। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिपलांतरी एक आदर्श गांव के पार्ट नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं। जहां तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर को छोड़ा था वहीं से पकड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में आगे क्या हुआ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। बताया गया है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में आज भी लड़कियों के प्रति उपेक्षा की भावना देखी जाती है। हमारे देश में ऐसे भी राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों में लड़कियों के प्रति उपेक्षा होती है, मतलब उनको हीन भावना से देखी जाती है। कुछ लोग लड़की के जन्म लेते ही उसे जंगल या झाड़ियों में फेंक देना चाहते हैं। आप लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत पहले के ज़माने में ऐसा होता था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़कियों को माँ के गर्भ में ही मार देना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये महापाप करने के लिए राज़ी होते हैं। माँ के गर्भ में ही लड़की का लिंग परीक्षण कराकर अगर लड़की निकलती है तो उसे वो मार देना पसंद करते हैं। हालाँकि भ्रूण हत्या एक गंभीर अपराध है, फिर भी बहुत से लोग गर्भस्थ शिशु का चोरी-छिपे लिंग परीक्षण कराते हैं। हालाँकि जो ये गर्भ में हत्या करना बच्चों का, इसे भ्रूण हत्या कहा जाता है। तो भ्रूण में हत्या करना बच्चों का ये गंभीर अपराध है और फिर भी बहुत सारे लोग चोरी-छिपे इसका लिंग परीक्षण कराते हैं और ये घटिया काम करते रहते हैं। जब यह पता चल जाता है कि माँ के गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़की है तो उसका गर्भपात करा देते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश के कुछ राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से लड़का-लड़की के अनुपात में बहुत अंतर पाया जाता है। ठीक है? आगे बताया गया है कि लड़कियों की संख्या लगातार घट रही है, लड़कियों की संख्या कम रही है कुछ राज्यों में। परंतु परंतु यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि पिपलांतरी गांव के मुखिया श्याम सुंदर पालीवाल ने लड़कियों के प्रति गांव वालों की मानसिकता को बिल्कुल बदल दिया है। उनके निर्देशानुसार पिपलांतरी गांव में जब भी लड़की का जन्म होता है तो पूरे गांव में उत्सव मनाया जाता है। पूरे गांव में उत्सव मनाया जाता है। लोग दुखी होने के बजाय बहुत खुश होते हैं। उस लड़की के नाम पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। श्याम सुंदर पालीवाल ने एक ऐसा नियम बना दिया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं कर सकता। सारे लोग, जब लड़की जन्म लेती है तो सारे के सारे लोग खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। दूसरा नियम यह कि जिस लाड़ प्यार एवं यत्न से बेटी का पालन पोषण किया जाएगा, इन्होंने नियम बनाया है कि जिस नियम से या फिर जिस लाड़ प्यार से बेटी का लालन पालन पोषण किया जाएगा, उसी लाड़ प्यार एवं यत्न से 111 पौधों की देखभाल की जाएगी। और तीसरा नियम यह बनाया कि लड़कियों को शिक्षा पाने से वंचित नहीं किया जा सकता। और चौथा नियम बनाया कि किसी भी हालत में बालिकाओं का विवाह बाल्यकाल में नहीं किया जा सकता। ये था चौथा नियम उनका। पांचवा नियम उन्होंने बनाया था कि लड़की के नाम से बैंक में अ, जमा 31,000 रुपए को उसकी पढ़ाई लिखाई अथवा उसके विवाह के कार्यों में ही खर्च किया जाएगा। अब ये 31,000 रुपए का जो उन्होंने रूल रेगुलेशन बताया है उसको हम लोग आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने पांचवा नियम ये बनाया था, लड़की के जन्म के समय लगाए गए वृक्ष गांव की संपत्ति होंगे। इन्होंने नियम बनाया था कि एक लड़की का जन्म होगा, उसके समय जो 111 पेड़ लगाए जाएँगे वो किसी पर्सनल व्यक्ति का कोई भी उस पे कोई हक नहीं होगा, वो गाँव की संपत्ति होगी। और इन सभी नियमों एवं उससे संबंधित शर्तों को बाकायदा एक स्टम्प पेपर पर लिखा जाता है तथा प्रत्येक गाँव वासी को उन नियमों की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। बहुत अच्छा नियम बनाया था उन्होंने कि जो गाछ या फिर जो पेड़-पौधे रोपे जाएँगे, लगाए जाएँगे, वे गाँव की संपत्ति होगी। और 31,000 रुपए जो कि 5वां नंबर इनका नियम था, वो कहाँ से आ रहा है आप लोग नेक्स्ट में देखिए कि आजकल पिपलांतरी गाँव में 8,000 से भी अधिक लोग निवास करते हैं। आज जो पिपलांतरी गाँव है उसमें लोग 8,000 से भी अधिक लोग रहते हैं और प्रति वर्ष गाँव में 100 से अधिक शिशु जन्म लेते हैं। एक गाँव में, पिपलांतरी गाँव में 100 से ज़्यादा लोगों का जन्म होता है 1 साल में। उनमें से आधी संख्या लड़कियों का होता है और आधे लड़कों का। जिस समय लड़की का जन्म होता है, लड़कों का नहीं, जिस समय लड़की का जन्म होता है उसी समय गाँव वासी आपस में मिलकर 21,000 रुपए जमा करते हैं। ये कि बहुत ही पुराना नियम है। इसे श्याम सुंदर पालीवाल ने बनाया था जो कि आज भी कायम है। जिस समय गाँव में लड़की का, किसी के भी घर में अगर लड़की का जन्म होता है तो सारे गाँव वासी मिलकर 21,000 रुपए को मतलब आपस में जमा करते हैं और माता-पिता से 10,000 रुपए लेकर वे उस पैसे को 31,000 रुपए करते हैं।
ठीक है। और इस प्रकार कुछ 31,000 रुपये जमा हो जाते हैं और इन रुपयों को उक्त लड़की के नाम से बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा कर दिया जाता है। जिस लड़की का जन्म हुआ है उसी के नाम से इन पैसों को बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया जाता है। इस जमा धनराशि को माता पिता किसी भी स्थिति में मियाद पूरी होने से पहले नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जब तक इसकी डेट पूरा ना हो जाए माता पिता इस पैसे को नहीं निकाल सकते। तो लड़की पढ़ लिख कर जब विवाह योग्य हो जाती है तभी उसके माता पिता उस धनराशि को बैंक से निकालते हैं। जब वो लड़की विवाह के योग्य हो जाती है तब तक यह धनराशि 31,000 रुपये से बढ़कर लाख से भी अधिक हो जाती है। इसे लड़की के विवाह में खर्च किया जाता है। वहीं दूसरी ओर लड़की के जन्म के समय में जो 111 पौधे लगाए गए थे जो कि अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। वृक्ष के लगभग एक लड़की के जन्म से लेकर उसके विवाह के समय होने तक 20 या 22 साल हो जाते हैं। तो उस वृक्ष का भी इतने साल होने के बाद वो वृक्ष बूढ़े हो जाते हैं। तो उन वृक्ष को जो होता है वो पेड़ पौधे लगाए गए वयस्क वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तो चूंकि ये बहुत ही मूल्यवान वृक्ष होते हैं, मूल्यवान प्रजाति के वृक्ष होते हैं, इसलिए उन 111 वृक्षों का मूल्य आगे चलकर 1,11,00,000 रुपये हो जाता है। तो जो बच्ची के जन्म के समय पेड़ लगाए गए थे उसका मूल्य 1,11,00,000 रुपया हो गया और उसकी जो 31,000 रुपये जमा किया गया था वो धनराशि बढ़ के लाख से भी अधिक हो गया। यह तो हुई उन वृक्षों के मूल्यों की बात। उन वृक्षों से प्राप्त जो प्राण वायु तो उससे भी मूल्यवान रहे। उस वृक्षों ने जो प्राण वायु दिए थे सबको बचाने के लिए, वो तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। यही कारण है कि प्रत्येक लगाए गए पौधे को वयस्क वृक्ष में परिणत कराने का दायित्व तो गांववासी बड़ी निष्ठा से निभाते आ रहे हैं। मतलब कोई भी वृक्ष वयस्क होने से पहले नहीं काटा जाता है और इसका देखभाल गांव के लोग ही करते हैं। रक्षाबंधन के दिन गांव की महिलाएं एवं लड़कियां जो होती हैं वो वृक्षों को रक्षा सूता यानी राखी बांधकर उसकी सुरक्षा की कामना करती हैं ताकि उसे कोई काटे ना, क्योंकि पूरे गांव के लोग उसकी देखभाल करते हैं। इससे वृक्ष एवं मनुष्य का संबंध प्रगाढ़ होता है। सन 2005 में जब पिपलांतरी गांव के लोगों के द्वारा लड़की के जन्म लेने पर 111 मूल्यवान प्रजाति के वृक्ष लगाने का काम शुरू हुआ था, 2005 में जब ये काम शुरू हुआ था, उसी दिन से गांव की खुशहाली शुरू हो गई। धीरे धीरे गांव हरा भरा होने लगा, पेड़ पौधे वहां पे लगाए गए, संख्या बढ़ने लगी और हरियाली फैलने से गांव में पशु पक्षियों का भी आगमन हुआ। दूषित जो वायु थी उसकी जगह शुद्ध हवा एवं स्वच्छ हवाएं चलने लगी। गर्मी का प्रकोप जो इतना बढ़ गया था वो कम हो गया। समय पर वर्षा होने लगी थी जिससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हुई। तालाब एवं जलाशय पानी से भर गए, अब सूखा नहीं रहे। अब गांव के किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त जल मिलने लगा। गांव की खुशहाली फिर से लौट आई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। आगे बताया गया है कि पिपलांते गांव में उन्मुक्त विचरण करते हुए नाना प्रकार के पक्षियों को देखने के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न स्थानों से सैलानी आते हैं। सैलानी का मतलब हो गया यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं उस गांव को देखने के लिए। सरकार ने गांव में चल रहे अवैध एवं विनाशकारी जो खनन चल रहा था संगमरमर पत्थर का, उसकी तरफ पूरी तरह से उन्होंने रोक लगा दी सरकार ने। आजकल पिपलांती गांव के सौंदर्य को देखने के लिए अनेक विदेशी सैलानी भी आने, बहुत बाहरी लोग आते हैं उस गांव को देखने के लिए। यहाँ प्राय अनुसंधानकर्ता भी आते हैं, वृत्त चित्र निर्माणकर्ता भी आते हैं, सिनेमा बनाने वाले लोग भी आते हैं। उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने गांव की सभी सड़कों को पक्की करवा दी है। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने उस गांव की तरफ जाने वाले सारे सड़कों को उसने पक्की करवा दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रीगण विपलांती गांव का दौरा कर चुके हैं और उन मंत्रियों ने गांव में विद्यालय की स्थापना करवाई है, ग्राम पंचायत एवं आंगनबाड़ी का कार्यालय बनवाया है, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है। अब देखो सरकार भी आकर सारी चीज़ें कर रही है, पहले कोई नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तथा गांव के विकास के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू कर दी गई है। उस गांव में गांव वालों की क्या क्या समस्याएं हैं, इनका समाधान कैसे हो, इसके लिए गांव वाले सरकार के पास नहीं गए, सरकार के लोग स्वयं उनके पास आए और उनकी समस्याओं का निदान कर गए। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पर सारे लोग अपनी शिकायत लेकर सरकार के पास जाते हैं, लेकिन इस गांव वालों ने मिलकर एक ऐसी काम किया है कि सरकार को भी बाध्य होकर उनके गांव में आना पड़ा और उनकी समस्याओं को पूछना पड़ा। पिपलांतरी ऐसा गांव है जहां राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को पूर्णतः सुचारू ढंग से लागू किया गया है। तो
सन 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पिपलांतरी गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया था। सरकारी योजनाओं के मतलब 2007 में जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने उस गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया और सरकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के कारण ही पिपलांतरी गांव को राजस्थान सरकार द्वारा अनेक पुरस्कार दिए गए। तो राजस्थान सरकार के द्वारा भी इसको अनेक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ज़्यादा वीडियो में चैप्टर बचा नहीं है, बस एक ही पेज बचा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार की ओर से 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। देखिए, भारत सरकार की ओर से जो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था 2014 में। परंतु पिपलांतरी गांव में बहुत पहले से ही पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम चलता जा रहा था। वहाँ कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता। बाहर से आने वाला व्यक्ति भी गांव में किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाता। राजस्थान एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने पिपलांतरी गांव का भ्रमण करके यहाँ के कामकाज का लेखा जोखा लेकर उसी के आधार पर नई नई योजनाएं शुरू कर दी। मतलब जो राजस्थान और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे, पिपलांतरी गांव के भ्रमण किया उन्होंने और यहाँ से सारा लेखा जोखा लिया और नई नई योजनाएं शुरू की। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया 7 दिनों तक इस गांव में रहकर उन्होंने अनेक जानकारियां हासिल की। वहां से प्राप्त तथ्यों एवं जानकारियों का उपयोग वे दिल्ली जैसे प्रदूषण से भरे क्षेत्र में कर रहे हैं। मतलब दिल्ली में प्रदूषण को हटाने के लिए वे इसी गांव के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। अपने देश का कोई भी ऐसा समाचार पत्र या संवाद माध्यम नहीं है जिसने पिपलांतरी गांव के बारे में न लिखा हो, न प्रचार किया हो। ऐसा कोई भी चैनल बाकी नहीं है जिसने पिपलांतरी गांव के बारे में ना बताया हो। यहाँ तक कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि में भी पिपलांतरी गांव के विषय में पर्याप्त जानकारियाँ उपलब्ध हैं। आज भी गांव में जब कोई मरता है तो उसकी स्मृति में 11 पेड़, और एक नियम इन्होंने बनाया था कि गांव में जब कोई मरेगा तो 11 पेड़ रोपे जाएंगे और जब कोई बच्ची जन्म लेगी तो 111 पेड़ लगाए जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति मरता है, बूढ़ा, जवान, लड़का, लड़की, इससे फर्क नहीं पड़ता, मरने वाले व्यक्ति के नाम पर 11 पेड़ लगाए जाएंगे। और इंडियन बैंक ऑफ इंडिया ने गांव के 300 से अधिक लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए 60 लाख रुपए दिए हैं इस गांव के लिए। ठीक है, तो हम लोग सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं कि वह हमें कुछ नहीं देती, खेती करने के लिए किसान को पानी नहीं मिलता, अन्य सुविधाएं नहीं मिलती, परंतु केवल आरोप लगाकर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमने अनेक लोगों को देखा है जो 12 महीने में 13 प्रकार की फसलें उगाते हैं। उनकी आमदनी और तरक्की दोगुनी होती है। अपने खेत में पैदा हुए अनाजों में से अपनी ज़रूरतों का अनाज घर में रखकर वे शेष उत्पादित सामग्री बेचकर धन प्राप्त करते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। सिर्फ सरकार पर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें भी कुछ करना होगा, हमें भी मेहनत करनी होगी। अधिकांश लोग सहायता है तो सरकार के आगे हाथ फैलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकार से सहायता मांगने के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाते हैं। वे खेती बाड़ी अथवा कोई काम धंधा किए बगैर विलासितापूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं। केवल ये कहते रहते हैं कि खेती के लिए पानी नहीं है, दूसरी सुविधाएं नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं लगता। अरे भाई, बताया गया है कि अरे भाई, वर्षा काल का संरक्षण कीजिए, वर्षा काल में जो पानी होता है उसका संरक्षण कीजिए, अन्य कार्यों में उसका भी पुनः उपयोग करने का प्रयत्न कीजिए, छायादार वृक्ष लगाइए, इससे पर्यावरण संतुलित रहता है ताकि समय पर वर्षा होती है, भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ने से फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। ठीक है, आप सार का प्रयोग कम करें, इसके साथ प्रदूषण भी रोका जा सकता है। इसलिए श्याम सुंदर पालीवाल और पिपलांतरी गांव के निवासियों ने देश के सभी नागरिकों का आह्वान किया है कि वृक्ष लगाइए, उसकी समुचित देखभाल कीजिए, काम धंधा कीजिए। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की धरती स्वर्ग बन जाएगी। आजकल राजस्थान के अन्य भागों में भी पिपलांतरी गांव के आदर्शों को अपनाया गया है। हमारे असम में भी यदि पिपलांतरी गांव की कार्य पद्धति अपनाई जाए तो पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ राज्य का प्रत्येक गांव निश्चित रूप से समृद्धशाली होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप भी इस तरीका को फॉलो करेंगे
और अपने गाँव के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करने का हिम्मत जुटा पाएँगे। और ये चैप्टर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो बने रहें इसी तरह के इंटरेस्टेड। और आप लोगों के क्लास 9 का जितना भी कोर्स है सब कुछ धीरे-धीरे कंप्लीट करा दिया जाएगा। सो चैनल के साथ बने रहें। और जो वीडियो होती है उनके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उसमें सारे वीडियो का लिंक दिया होता है, अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।